अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलात पर बात करते हैं। पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है किसी को नहीं पता, लेकिन जो हालात हैं वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। एक तरफ सियासी अदम इस्तेहकाम, दूसरी तरफ आज जो सेनेटर आजम स्वाति हैं उन्होंने जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें एक मुबैना वीडियो का उन्होंने तस्करा किया जिसको अक्रॉस द बोर्ड तमाम उसकी मजम्मत कर रहे हैं। और दूसरा, कल रात गए हमने देखा कि ISPR ने सबसे पहले तो इमरान खान साहब ने जो पहली पब्लिक स्टेटमेंट दी जो उन पर कातलाना हमला हुआ था, उसके बाद जिसमें उन्होंने अगेन इल्जामात लगाए वज़ीर आज़म पर, वज़ीर दाखिला पर और जो इंटेलिजेंस इदारे के एक सीनियर एहलकार थे, उसका जवाब ISPR ने रात गए दिया और मुस्तरद किया उन इल्जामात को और यह भी वाजे किया कि जो अफवाज पाकिस्तान है वो रैंक एंड फाइल जो भी सिपाही से लेके और ऊपर तक जो उनके ऑफिसर्स हैं उनके साथ वो खड़ी है। और साथ ही उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान से दरख्वास्त की कि वो इसके हवाले से जो भी फौज को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं उनके खिलाफ हद के इज्जत का दावा करें, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। लेकिन आज शहबाज शरीफ साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की लाहौर में और उन्होंने भी हुकूमत का मौक़िफ़ पेश किया और उसमें शहबाज उसमें चंद अहम जो उन्होंने बातें की हैं, मेरे ख्याल में उसकी जो मेन एक तो हाईलाइट है वो ये है कि उन्होंने ये कहा है कि जो इमरान खान साहब ने उनके ऊपर इल्जामात लगाए या वज़ीर दाखिला के ऊपर या जो इंटेलिजेंस इदारे के जो एक अहम एहलकार हैं, तो उनका कहना है कि अगर कहीं से भी 1% भी अगर ये उनकी इन्वॉल्वमेंट साबित हो जाए तो वो ना सिर्फ इस्तीफा दे देंगे बल्कि सियासत छोड़ देंगे। उन्होंने कस्में भी खाई हैं। और दूसरा जो सबसे अहम जो उन्होंने फैसला किया है कि क्योंकि अब ये मामला इतना मुतनाज़े हो गया है, तो उन्होंने ये कहा है कि हुकूमत पाकिस्तान जो है वो दरख्वास्त कर रही है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि वो फुल कोर्ट कमीशन बनाएं इस मामले के ऊपर कि इसके हकायक क्या हैं। फौजदारी मुकदमा अपनी जगह पे चलता रहेगा, लेकिन इसके हकायक जानने के लिए वो अब खत भी लिखेंगे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कि फुल कोर्ट कमीशन बनाया जाए। तो मुझे लगता है कि जो इमरान खान साहब के इल्जामात हैं, ज़ाहिर है कि संगीन नौयत के इल्जामात हैं, ये ऑफर उनको एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए क्योंकि फुल कोर्ट के अंदर अगर आप देखें तो हर तरह के जजेस आपको मिलते हैं, हर तरह का जो नुक्ते नजर रखने वाले मिलते हैं, तो उस पर शायद उनको एतराज नहीं होना चाहिए। देखिए, पिछले 24 घंटों में बल्कि 48 घंटों में जो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स की फॉल्ट लाइंस है वो बहुत बुरी तरह एक्सपोज हुई हैं। रियासती अदारों के ऊपर एतमाद नहीं है। रियासती अदारे जो हैं वो पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ एक बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट लेके आते हैं और उनकी स्टेटमेंट लाने की वजह है वो अपने ऑफिसर को डिफेंड करना चाहते हैं। हर इदारा अपने ऑफिसर को डिफेंड करता है। तो ये जो अब सिलसिला चल पड़ा है तो इससे दो ही चीज़ें हो सकती हैं यहाँ पे, या तो पाकिस्तान यहाँ से एक मजीद तबाही की तरफ जाएगा जो पिछले 75 साल में सिलसिला चल रहा है, जिसमें 1971 की भी एपिसोड। ये बात है कि मजीद मतलब जो तबाही की तरफ है, हम और कितनी तबाही होगी। आपने भी एक्सट्रीम नहीं देखी ना, एक दफा मुल्क टूटा है अभी, अल्लाह इस मुल्क को बचाए रखे। जिस तरह के हालात एक्सट्रीम नहीं थी, कुछ लोग तो ये कहते हैं कि जब मुल्क टूटा है उससे आपने नहीं सीखा, तो अब क्या यही बात कर रहा हूं कि यहां से दो आपके पास ऑप्शन है, या तो पाकिस्तान मजीद तबाही की तरफ जाएगा। इकोनॉमिकली हम इतने वीक हो चुके हैं कि हमारे पास 3 से 4 हफ्ते का ज्यादा राशन नहीं होता। पॉलिटिकली हम इतने वीक हो चुके हैं और कल भी हमने बात की किसी इदारे के ऊपर किसी का कोई इत्मीनान नहीं रहा है। दूसरा ये कि जो माजी की जितनी भी गलतियां की हैं जिसमें सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट की बहुत बड़ी गलतियां हैं, उनका ऑटो करेक्शन एक होने का एक वक्त भी हो सकता है। तो कंट्री इज स्टैंडिंग एट अ क्रॉस रोड, यहां से या तबाही है तो या फिर आपने जो गलतियां की हैं उसको अच्छाई की तरफ लेके जाए। अब सूरत हाल ये है कि जिस तरीके से माजी में इदारों को गंदा किया गया, आज मिलिट्री के ऊपर बात आई और बड़ा राइटली उन्होंने रिटेलिएट किया। पाकिस्तान की पार्लियामेंट को गंदा किया गया है पिछले कई सालों से, कई दहाइयों से जुडिशरी के ऊपर इतने सीरियस इल्जामात लगे। हर इदारे की, चाहे जो आपकी पार्लियामेंट एक अहम आपका पिलर होता है, जुडिशरी पिलर होता है, एग्जेक्टिव पिलर होता है, तो तमाम इदारों की, रियासती इदारों की इक्वल रिस्पेक्ट होनी चाहिए। और बेबुनियाद इल्जाम कोई भी एक मिनट है, बेबुनियाद इल्जाम कोई भी लगाए उसको फौरी उसी जगह पे उसका एक्शन होना चाहिए। और बात अब ये जो शहबाज शरीफ साहब ने बात कर दी है कि जी एक फुल कोर्ट ऑफ कमीशन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनाए, उसमें ना सिर्फ ये वाली बात वो इसकी तहकीकात करे बल्कि अरशद शरीफ मरहूम का जो केस है वो भी इसके सामने जाए, ताकि एक नेचुरली लोगों के अंदर एक बात पाई जाती है कि एस्टैब्लिशमेंट का क्या रोल है। अब इसमें देखना ये है कि क्या तहरीक इंसाफ का इसमें मौक़िफ़ सामने आता है। लेकिन एक दो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जाहिर है कि इमरान खान साहब के ऊपर ये हमला हुआ, खुशकिस्मती से बच गए। पाकिस्तान के लिए भी ये बहुत बेहतर है, वरना जाहिर है कि खुदा न खास्ता उनको कुछ हो जाता तो वो पाकिस्तान के लिए भी और अदरवाइज भी बिल्कुल भी अच्छा ना होता। एक दो चीजें कि अभी तक जब हम प्रोग्राम कर रहे हैं, एक तो FIR दर्ज नहीं हो सकी, दूसरा जो शहबाज शरीफ साहब ने एक बड़ा वैलिड लीगल पॉइंट रेज किया
कि जब भी इस तरह का कोई वाकया होता है, क्योंकि ये क्रिमिनल फौजदारी मुकदमा है, तो उसकी जो मेडिको लीगल रिपोर्ट है वो सरकारी अस्पताल में ही बनाई जाती है। अब इमरान खान साहब क्योंकि शौकत खानम हॉस्पिटल में चले गए हैं, तो इससे मुकदमे पर कितना असर पड़ेगा। और एक जिस शख्स को हिरासत में लिया गया है, इमरान खान साहब ने कल भी कहा कि उनको जो खबरें मिलती हैं कि उनके पास पहले ही इत्तलात थी कि उन पर हमला होगा, क्योंकि उनके इदारों के अंदर ऐसे लोग हैं जो उनको ये खबरें पहुंचाते हैं। पंजाब में उनकी हुकूमत है, क्या पंजाब में, पूरे पंजाब में क्या कोई ऐसे 2, 3, 4 पुलिस ऑफिसर्स नहीं हैं जो एक शख्स पकड़ा गया है उससे प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट कर सकें? अगर वो डिस्ट्रैक्शन भी है तो कम से कम उस डिस्ट्रैक्शन से ही आपको बहुत सी लीड्स मिल सकेंगी। तो इन सवालात के जवाब डेफिनेटली तरीके इंसाफ को और पंजाब की जो हुकूमत है उनको देने हैं। अब जो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से ये जो शहबाज शरीफ साहब ने एक ऑफर दी है या अब दरख्वास्त की है, इस पर मजीद बात करने के लिए हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया हसनात मलिक साहब ने। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर सहाफ़ी हैं, तो बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के कामों को। तो सबसे पहले हसनात मलिक साहब, आपके ख्याल में ये जो ऑफर की गई है या ये जो दरख्वास्त की है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कि फुल कोर्ट कमीशन बनाया जाए, सबसे पहले ये प्रैक्टिकल है? जी कमरान साहब, ये हमने देखा इलेक्शन जब 2013 के इलेक्शन रिगिंग के इल्जाम लगे इमरान खान साहब ने, उस पे पीटीआई और नून लीग ने एक टीओआर बना के एक इंक्वायरी कमीशन बना और उसकी ओपन हियरिंग हुई। 3 जजेस काम उसमें थे, फुल कोर्ट नहीं था। अब इसमें देखना होगा कि क्या जो चीफ प्राइम मिनिस्टर हैं वो लेटर क्या लिखते हैं। क्या पता, ज्यादा चांसेस ये है कि उसका 100 मोटो लेके 184 में और उसमें वो चीजें देखें, खुद ही क्वेश्चन फ्रेम करें और उसके बाद वो जो है वो देखना होगा कि किस तरह मामला चलाया जाता है। सब तरह तो ये है कि जी फुल कोर्ट इस वक्त जो है आप देखें 12 जजेस हैं, 3 जजेस जो है वो उनका जुडिशल कमीशन ने अप्रूव कर दिया है मामला, लेकिन अभी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। पार्लिमानी कमेटी ने सिर्फ जस्टिस अतर मिनल्ला को कल जो है वो उनका नाम अप्रूव किया है। तो इन हालात में जो है वो अब देखना होगा कि क्या बड़ा मुश्किल होता है कि सुप्रीम कोर्ट के सारे जजेस या तो फिर वो कोर्ट टाइमिंग के बाद 2 बजे की हियरिंग रखें और सारे जजेस बैठे। क्योंकि मेरा एक बात तो बड़ी तय है कि इस वक्त जो हालात हैं और जो इस काजी फैसला केस के बाद हमने सुप्रीम कोर्ट में देखा है, वहां भी नजरियाती डिवाइड है। एक जो है जजेस पे बड़े वाजे जो है वो उनकी जो वो वाजे चीज आ जाती है, जब बेंच बनता है तो पता चल जाता है कि केस से क्या क्या होगा इस केस में। तो इसमें बड़ी ये अच्छा है कि जी सारे जजेस बैठे, चाहे वो शाम का टाइम हो 3 बजे 4 बजे, और इंक्वायरी कमीशन से लग ये रहा है कि वो उस लेटर पे वो 100 मोटो 184 लेंगे, उस पर हियरिंग होगी, अटॉर्नी जनरल से वो असिस्टेंस लेंगे, फिर उस तरह देखेंगे कि क्योंकि इसमें एविडेंस रिकॉर्ड होते हैं। अच्छा, नहीं हसनात मलिक साहब हमें गाइड कीजिएगा नाजरीन को कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस तरह के क्रिमिनल केस में उसकी कॉम्पिटेंस है कि वो उसमें कोर्ट ऑफ कमीशन बनाए और उसको इन्वेस्टिगेट करे? क्या ये एक ट्रायल कोर्ट हो सकते हैं या वहां पे इस किस्म की जो वहां पे एविडेंस सबमिट हो सकते हैं, स्टेटमेंट्स तो रिकॉर्ड हो सकती हैं? यानी ये प्रोसेस क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ही शुरू होना चाहिए या कोई और भी लीगल जो रेमेडी है वो अवेलेबल है इसकी? देखिए, ये फैक्ट फाइंडिंग कमीशन है, ये हम ये इसमें सिर्फ फैक्ट, जब भी कमीशन की रिपोर्ट आती है तो वो रिकमेंडेशन होती है, वो कोई फाइंडिंग नहीं होती। तो ये कमीशन बन सकता है, कोई ऐसा नहीं कि इसमें कोई ये नहीं है, और ये बड़े सीरियस एलिगेशन है। मेरा ख्याल है कि इसमें या तो कम से कम जो है वो 7 जजेस तो इस केस जब प्राइम मिनिस्टर का लेटर हो तो उसको ओपन हियरिंग हो और उसको टेकअप करें और फिर जजेस खुद ही जो है वो कोई। लेकिन इसमें मलिक साहब मसला ये है ना कि माजी में जो कुछ हो रहा है, जब जो काजी फायज ईसा केस है उसके बाद जिस किस्म की पोलराइजेशन वहां पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हो गई है, तो अगर फुल कोर्ट से कम बेंच बनता है तो फिर वो एक सवालात उठ सकते हैं ना कि कोई किसी को फेवर ना कर रहा हो। ये चीजें हो रही हैं माजी में, तो आपके ख्याल में उस सारी सूरत हाल में जो पोलराइजेशन इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में है, जिसका आप मुजाहिर में भी देख रहे हैं, जो अपॉइंटमेंट्स हो रही हैं, जो सीटें खाली पड़ी हुई हैं, इस सूरत हाल में 5 मेंबर हो या 7 मेंबर का बेंच हो, वो दोनों पार्टीज को सेटिस्फाई कर सकते हैं या फिर इसका हल सिर्फ फुल कोर्ट ही होगा? देखिए, उसमें सीनियरिटी की बुनियाद पे सिर्फ 7 जजेस बैठ जाएं, कोई मसला नहीं। मेरा ख्याल है दोनों को ऑब्जेक्शन नहीं होगा। सीनियरिटी के मसला ये होता है जब पिक एंड चूज होती है, चीफ जस्टिस जो है वो कोई 5वें नंबर के जज को बिठा रहे हैं, कोई 12वें के
नंबर की सीनियरिटी में जज को बिठा रहे हैं। अगर कोई एक सीनियरिटी में इतना इंपॉर्टेंट मैटर है तो सीनियर मोस्ट अगर साथ बैठ जाए या फुल कोर्ट ही बैठ जाए, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इस किस्म के वो मामले में वो कमीशन बनाए, वो एक सो मोटो ले सकते हैं, उसके बाद में भी वो आगे कोई GIT बना दें या कोई आगे तरीके की चीजें चलें, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट उसको सुपरवाइज कर सकती है उस इंक्वायरी को। अच्छा असनाद साहब, वक्त क्योंकि हमारे पास कम है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आई थिंक ये आर्टिकल 184(3) का हवाला दिया, मफाद आमा की बात होती है, शायद इससे बड़ा कोई मफाद आमा का केस नहीं हो सकता। इमरान खान साहब एक पॉपुलर लीडर हैं, उन पर जो हमला हुआ है, जो इल्जामात उन्होंने लगाए हैं, पूरा जो इस वक्त पाकिस्तानी मुआशरा है वो तकसीम है और सुप्रीम कोर्ट के पास ये मौका है कि वो अपना बेहतरीन किरदार अदा करे। आखिर में ये जरूर पूछना चाहूंगा, आप क्रिमिनल केसेस को भी फॉलो करते हैं, कि ये जो अब एक तो FIR जो डिले हो रहा है उसकी वजह से इस केस को पर क्या असर पड़ेगा, दूसरा जो इमरान खान साहब का मुतालबा है कि 3 लोगों का जो नाम दिया है उन्होंने कि उनको इस FIR में नामजद किया जाए, अब इसके बारे में आपका क्या मौकफ है कि क्या कोई भी शख्स अगर इस किस्म का उस पर हमला होता है तो किसी का भी नाम दे दे तो FIR ऑटोमेटिकली आ जाती है? क्योंकि यहां पे मैं एक जो फरतुल्लाह बाबर साहब बड़े रिस्पेक्टेबल पॉलिटिशियन है, सेनेटर हैं, वो अक्सर अपनी पार्टी से हट के भी लाइन लेते हैं, उनका भी ये मौकफ है कि वो हमेशा से इंटेलिजेंस जो इदारे हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं, लेकिन इस केस में कि सिर्फ इस बुनियाद पर बगैर किसी एविडेंस के किसी ऑफिसर का FIR में नाम दर्ज करना, उसको वो सपोर्ट नहीं करते। तो आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये बात तो है कि इस तरह का मामला जो है वो अगर नाम कोई नॉमिनेट करे, लेकिन अमूमन ये होता है कि FIR में नाम इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाती है, लेकिन ये अब कोई समझ नहीं आ रही PTI की स्ट्रेटेजी जो है वो ऐसे लग रहा है कि वो प्रोब के नहीं उनका है कि जी एविडेंस को कलेक्ट किया जाए, वहां पंजाब हुकूमत में किस तरीके से चीजें चलाई जाए, वो ज्यादा इसको कोई पोलिटिकल ऑब्जेक्टिव ज्यादा लेना चाह रहे हैं, न कि वो अल्टीमेट एम ताकि कोई जो असल कल्प्रेट है सारे इस पूरे मामले के वजीराबाद वाले वाकई का, उसका वो नहीं उस तरफ नहीं जा रहे और इसी वजह से डिले हो रहा है। FIR डिले होना भी हमने देखा है कि क्रिमिनल केसेस में जो है वो बड़ा एक मिनट बड़ा कीमती होता है और ये जो एविडेंस का चेन है ये अगर टूट जाए तो ये बड़ा मुश्किल होता है। बहुत शुक्रिया असनाद, वक्त हमारे पास कम था, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं और ये वो हकायक हैं, क्योंकि कल अगर इस केस में कोई पेशरफ नहीं होती तो इसका सरासर इल्जाम पंजाब हुकूमत के ऊपर आएगा कि उन्होंने इतनी ताखीर की, फिर जो बाकी रिक्वायरमेंट्स थी वो कानूनी उन्होंने क्यों पूरी नहीं की। बहरहाल यहां पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद तस्करा करेंगे कि चीन और सऊदी अरब पाकिस्तान को मुआशी मुश्किलात से निकलने के लिए कैसे मदद कर रहे हैं। ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले जो पाकिस्तान में जो कुछ सियासी मंजरनामे पे चल रहा है और अच्छा नहीं चल रहा, ये पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है और ओवरऑल हमारे माशरे के लिए भी अच्छा नहीं है, क्योंकि जो कुछ इस वक्त पाकिस्तान में हो रहा है, जिस तरफ हम जा रहे हैं, जो असल इश्यूज हैं उनसे तवज्जो हट रही है और जो असल मामलात हैं इस वक्त वो जाहिर है पाकिस्तान की मईशत है, पाकिस्तान को जिन मुआशी मुश्किलात का सामना है उसमें इस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है और बावजूद इसके कि इस वक्त जो भी पॉलिटिकल सीन चल रहा है, एक दो अच्छी डेवलपमेंट ज़रूर हुई हैं। कल भी हमने जिक्र किया था कि हाल ही में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने चीन का दौरा किया और उस चीन के दौरे से क्या निकला, क्या मकासद हासिल हुए, तो कम अज़ कम आज हमारे पास कुछ ऐसी खबरें हैं जो आपके साथ हम शेयर करेंगे कि जिससे ये नतीजा अखज़ किया जा सकता है कि किसी हद तक जो दौरा है वो कामयाब रहा। तो शहबाज, कल प्रोग्राम करने से पहले आप इसहाक डार साहब से मिले थे, ज़ाहिर है वो भी चीन के दौरे पर शहबाज शरीफ साहब के साथ थे। जो कल भी हम जिक्र कर रहे थे, एक जो ऑब्जेक्टिव था CPEC की रिवाइवल, दूसरा ये था कि चीन हमारी इस मुश्किल सूरत हाल में ही मदद कर सकता है और जो कर्जे इस साल हमने उनके वापस करने हैं उसके रोल ओवर की हम बात कर रहे हैं, यानी कि कर्जे इस साल हम उनको वापस ना करें। तो इस हवाले से आज जो खबरें छपी हैं कि एक बड़ा रिलीफ चीन ने बिलाखिर हमें दे दिया है। दो के ज्वाइंट स्टेटमेंट में बेशक उन्होंने हमें आयरन ब्रदर नहीं कहा, लेकिन हमें उससे सरोकार नहीं है, जो चीज हमें चाहिए थी लगता है कि चीन ने हमें वो दे दी है। देखिए, इसमें वो जो कल हमने जिक्र किया था, प्रेसिडेंट शी ने कहा था कि हमने जो IMF को कमिटमेंट दी है, चाइना वो कमिटमेंट अपनी पूरी करेगा। अब इसमें दो चीजें हैं, एक तो पहले थोड़ा सा बात कर लें कि ये पैकेज है क्या ना, टोटल कोई
13 अरब डॉलर का जो पैकेज है वो पाकिस्तान ने मांगा है चीन और सऊदी अरब से, जिसमें जो सिर्फ सऊदी अरब से पैकेज है वो कोई 4.2 अरब डॉलर का है। 3 अरब डॉलर जो पहले चीन सऊदी अरब ने पाकिस्तान को कर्जा दिया हुआ है, वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार साहब की ख्वाहिश है कि उसको डबल करके 6 अरब डॉलर कर दिया जाए, तो हम नेट यहाँ पे 3 अरब डॉलर काउंट कर रहे हैं। इसके अलावा 1.2 अरब डॉलर सऊदी अरब ने पाकिस्तान को दिया है, जो तेल वो उधार के ऊपर पाकिस्तान को देते हैं, उसको भी हमने डबल करने की बात की है। वज़ीर ख़ज़ाना ने इसकी दरख्वास्त की है और कल उनकी जब हमसे मुलाकात हुई तो डार साहब ने कहा कि सऊदी अरब के जो वज़ीर ख़ज़ाना है उन्होंने इस पर एक मुस्बत जवाब दिया जब उन्होंने 4.2 अरब डॉलर इजाफी पैकेज की बात की। जो सबसे बड़ा पैकेज आ रहा है वो चीन की तरफ से आ रहा है। इसहाक़ डार साहब के बकौल उन्होंने जो चाइनीज प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात हुई थी उसमें ये इशू रेज किया कि पाकिस्तान ने जो चीन के इस साल कर्जे वापस करने हैं वो जितने भी हैं कमर्शियल लोन्स प्लस जो सेफ डिपॉजिट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में डिपॉजिट करवाए हुए हैं चाइना ने, उसको रोल ओवर कर दिया जाए। वो की रकम बनती है 7.3 अरब डॉलर। इसके अलावा पाकिस्तान ने दरख्वास्त की है चाइना से कि 1.5 अरब डॉलर का एक इजाफी कर्जा दिया जाए, तो मिला के कोई 8.8 अरब डॉलर पाकिस्तान ने चीन से दरख्वास्त किया इजाफी कर्जों की और 4.2 अरब डॉलर सऊदी अरब से, तो 13 अरब डॉलर का एक रिलीफ फाइनेंशियल पैकेज मांगा है पाकिस्तान ने दोनों ममालिक से जिनके साथ हमारे कामरान बहुत अच्छे ताल्लुकात है। अब इसकी जो डिटेल्स हैं वो इंपॉर्टेंट है। डार साहब ने बिल्कुल ये बात कही कि जो उन्होंने अल्फाज का इस्तेमाल किया है कि सऊदी अरब ने पॉजिटिवली नॉट किया इस चीज को जो उन्होंने दरखास्त की और चाइना ने कहा कि वी विल टेक केयर ऑफ इट। मतलब दोनों की तरफ से इन प्रिंसिपल आप कह सकते हैं। बल्कि मैं एक खबर पढ़ रहा था कि जब ज़ाहिर कि शहबाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान की जो इस वक्त मौशी चैलेंजेस हैं उनका तस्करा किया तो प्रेसिडेंट शी ने वाज़े तौर पर कहा कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, चाइना जो है वो लुक आफ्टर करेगा जो भी पाकिस्तान के फाइनेंशियल वोज हैं। तो इसका मतलब है कि जब एक चीन के सदर की तरफ से ये अगर स्टेटमेंट आ रहा है तो डेफिनेटली पाकिस्तान के लिए एटलीस्ट एक रिलीफ तो है। ये देखिए साल पाकिस्तान ने कुछ 34 अरब डॉलर मिनिमम पाकिस्तान को चाहिए, जिसमें हमने पिछले प्रोग्राम में जिक्र किया था कुछ 7 अरब डॉलर के करीब या हमारे पास कमिटमेंट आ चुकी थी या वो पैसा आ चुका था। अब ये कुछ 13 अरब डॉलर बनता है, 20 अरब डॉलर हो गया, इसके बाद भी कुछ 14 अरब डॉलर का गैप आ जाता है। इसमें जो चीज इंपॉर्टेंट है जिसके ऊपर मुझे कोई वो कंफ्यूजन नहीं है वो ये है कि जो 7.3 अरब डॉलर का कर्जा रोल ओवर होना वो तो चीन बड़े आराम से कर देगा, जिसमें 4 अरब डॉलर का सेफ डिपॉजिट है। एक तो जुलाई में ऑलरेडी हो चुका था बट डार साहब ने कहा कि नहीं वो भी इसका हिस्सा है तो हम उसको काउंट कर लेते हैं। बाकी 2 अरब डॉलर मार्च में हो रहा है मैच्योर और 1 अरब डॉलर अगले साल जून तक होगा। तो इसके अलावा जो कमर्शियल कर्जा है 3.3 अरब डॉलर का, इसका तरीकेकार ये है कि पहले पाकिस्तान वापस करता है और फिर चाइना इसको रीफाइनेंस करता है। इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। जो इजाफी लोन है इसको थोड़ा सा डिस्कस करने की जरूरत है। ये नॉर्मल जो कर्जा है उस मद में ये पैसा पाकिस्तान नहीं मांग रहा। चाइना और पाकिस्तान ने एक बायलैटरल करेंसी स्वैप एग्रीमेंट किया था 2011 में। उस एग्रीमेंट का मकसद ये था कि जो बाहमी तजारत होती है उसको लोकल करेंसीज में किया जाए, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक तो उसका इनिशियल अमाउंट कम थी, कोई 1.5 अरब डॉलर थी, उसको पाकिस्तान ग्रेजुअली बढ़ाता रहा, चाइना से दरखास्त करता रहा और फिर उसको वो इस्तेमाल किया वो अपने जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है उसको बिल्ड करने के लिए। इस वक्त जो उसकी मौजूदा मालियत है उस पैकेज की जो हमने 2011 में साइन किया था और वक्तन फवक्तन उसमें इजाफा होता रहा, वो आपकी थी इस वक्त 30 बिलियन जो चाइनीज युआन बनते हैं। जो लोकल जो आपकी अमेरिकन करेंसी है उसमें कुछ 4.5 अरब डॉलर बनते हैं। डार साहब ये फरमा रहे हैं कि उन्होंने चीन से दरखास्त की है कि ये जो 4.5 अरब डॉलर है ये 30 बिलियन युआन है, इसको बढ़ाकर 40 कर दिया जाए या टोटल 6 अरब डॉलर हो जाएगा, तो 1.5 अरब डॉलर ये एक इजाफी है। इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा ये होता है कि आपका जो एक्सटर्नल पब्लिक डेट है उसमें ये काउंट नहीं होता, ठीक है, ये रिजर्व्स में चला जाता है, ट्रेड फाइनेंस फैसिलिटी में चला जाता है। एक तो आपका जो कर्जा है हुकूमत को ये फायदा होता है, वैसे तो पैसे तो इवेंचुअली पाकिस्तान ने वापस करने हैं, एक कर्जा आपका ओवरऑल जो डेट लेवल है वो वहीं का वहीं रहता है, उसमें वो ऐड नहीं होता और आपको वक्ती तौर पर उससे रिलीफ भी मिल जाती है और IMF की ऐसा वो स्क्रूटनी में भी नहीं आता। लेकिन इसका नुकसान ये है कि ये एक आर्टिफिशियल चीज है, वक्ती चीज है। जैसा भी जो इस वक्त जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के रिजर्व्स हैं वो 8.9 अरब डॉलर के हैं। अगर सिर्फ अब चाइना के ये दो जो आज हमने उनसे रिस्केजुलिंग की बात कर रहे हैं, 4.5 अरब डॉलर पहले ही हमने लिया हुआ है ट्रेड फाइनेंस फैसिलिटी का, 4 अरब डॉलर उनका है वो डिपॉजिट है, तो 8.5 अरब डॉलर तो यही हो गया ना। इसके अलावा जो कमर्शियल लोन्स है वो अपनी जगह पे और सऊदी अरब के भी हैं, तो ये रिजर्व्स की एक वल्नरेबल पोजीशन जो है उसको अपनी जगह पे रखता है। वक्ती तौर पर ये 2 फायदे 3 हो जाएंगे
एक, कर्जा आपका फौरी आपको मिल जाएगा, उससे आपके जो रिक्वायरमेंट्स हैं ग्रॉस एक्सटर्नल फाइनेंसिंग वो मीट हो जाएंगी, और आपके दिवालिया होने का जो खतरा अभी भी मंडला रहा था, इसका मैंने पिछले प्रोग्राम में भी किया जिक्र, वो आपका हट जाएगा। दूसरा ये कि चीन IMF की स्क्रूटनी में नहीं जाएगा, और तीसरा इसका मेजर ये है कि आपका अगर चाहे तो वो जो करेंसी आप उसको ट्रेड फैसिलिटी के लिए भी यूज कर सकते हैं। आई थिंक एक और जो इसका जो पॉलिटिकल या जियो स्ट्रेटेजिक इसका जो एक एंगल है या फॉरेन पॉलिसी का एक एस्पेक्ट है, वो ये है कि आपको पता है कि जब हम सैलाब आया और उसके नतीजे में पहले मुख्तलिफ जो हमारी एक कन्फ्यूजन रही कि हम डेट रिस्ट्रक्चरिंग की बात कर रहे थे पेरिस क्लब से, और अमेरिका से भी हमने बात की, तो आपको याद होगा कि वज़ीर ख़ारजा जब अमेरिका गए तो अमेरिका ने हमें ये कहा कि आप चीन से बात करें, चीन से भी बात करें, क्योंकि चीन के आपने बहुत ज़्यादा कर्जे देने हैं, तो उनसे बात करें कि आपके जो कर्जे हैं वो रिस्ट्रक्चर करें। तो कम अज़ कम चीन ने पाकिस्तान का एक सही दोस्त होने का सबूत दिया है कि क्योंकि पहले ये खदशात थे, कम से कम पाकिस्तान के अंदर भी ये स्पेकुलेशंस थी। एक तो दौरा इतना ताखीर से हुआ, और ये भी कहा जा रहा था कि चीन जो है वो इस गवर्नमेंट से खुश नहीं है, कि शायद इनकी जो टिल्ट है वो मगरब और अमेरिका की तरफ ज़्यादा है, और शायद वो इमरान खान साहब को जिस तरीके से हटाया गया वो उससे खुश नहीं थे। लेकिन ये जो अब डेवलपमेंट हो रही है, जिस तरीके से चीन के सदर ने बजाते खुद ये गारंटी दी है कि पाकिस्तान के जो फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं उनको हल करने में वो पाकिस्तान की मदद करेंगे, और फिर ये जो पैकेज है जिसका अब इसहाक डार साहब कह रहे हैं कि चीन ने एग्री किया है, तो इससे ये इंप्रेशन कम से कम डिस्पेल हुआ है, एक कि वो इस गवर्नमेंट से खुश नहीं है, दूसरा कि जो मगरब ये समझता था कि शायद चीन मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मदद नहीं करेगा, कम से कम इस तासुर को भी उन्होंने जाहिर किया है। देखिए, इसमें ओवरऑल अगर देखें तो चाइना का जो सबसे बड़ा कंसर्न है वो सिक्योरिटी है, जिसका हमने कल के प्रोग्राम में बड़ी तफसील से जिक्र किया। उसके ऊपर पाकिस्तान ने कमिटमेंट्स दे दी हैं। दूसरा उनका जो प्रॉब्लम है वो एनर्जी के जो हमने उनके साथ डील्स की हैं उसकी नॉन इंप्लीमेंटेशन है, उसके ऊपर अभी भी उनके कंसर्न्स हैं। ये जो मैं इस चीज को ऐसे देख रहा हूं, जो चाइना ने कमिटमेंट किया है, कोई $8.8 अरब टोटल जो चाइनीज पैकेज बनता है, कि जो चाइना ने ऑलरेडी IMF को ग्लोबली कमिटमेंट्स दी हुई हैं, उसको चाइना ऑनर कर रहा है, विच इज अ गुड थिंग। हालांकि सऊदी अरब ने भी की थी, ये कमिटमेंट सेम दी थी कि वो $3 अरब वो जो डिपॉजिट पाकिस्तान के पास रखवाया है वो वापस नहीं लेगा, लेकिन सऊदी अरब नाराज हुआ पिछली हुकूमत से। सऊदी अरब ने वो $3 अरब वापस ले लिया, और उसको वापस करने के लिए इसी तरह का जो हम से वो फैसिलिटी का जिक्र कर रहे हैं, ट्रेड फैसिलिटी का, ये $1.5 अरब की इजाफी फैसिलिटी पिछली हुकूमत ने फिर चाइना से ली और लेके सऊदी अरब को वो पैसे वापस किए। बाद में सऊदी अरब और पाकिस्तान के ताल्लुकात ठीक हुए, और जो फैसिलिटी थी वो सऊदी अरब ने दोबारा आपको दे दी। अच्छा, इसमें बॉटम लाइन आखिर में ये कि सऊदी अरब से भी शायद आ जाएंगे। एक चीज अभी भी आउटस्टैंडिंग है जिसका हमने कल जिक्र नहीं किया था, जो ज्वाइंट कोऑपरेशन कमेटी है JCC, उसके मिनट्स अभी तक साइन नहीं हुए। अच्छा, एहसन इकबाल ने हमें यह कहा था JCC की मीटिंग के बाद कि प्राइम मिनिस्टर के दौरे के दौरान ये मिनट साइन हो जाएंगे। वो मिनट्स अभी साइन नहीं हुए। आज मेरे ऐसे क्या सिग्निफिकेंस है इसका साइन ना होना? क्या मतलब है कि कुछ इसका सिग्निफिकेंस अभी भी क्लैरिटी नहीं है, इत्तेफाक़ राय नहीं है। कुछ इनके इन प्रिंसिपल कंसेंसस इनके हो चुके हैं, जो ड्राफ्ट मिनट्स हैं वो मैंने देखे हैं, उसके अंदर कंसेंसस है कुछ चीजों के ऊपर, लेकिन जब तक वो साइन नहीं हो जाते वो हतमी नहीं होते। मतलब इसका ये हुआ कि फाइनेंशियली चाइना पाकिस्तान की मदद तो कर रहा है, लेकिन सीपे को आगे बढ़ाने के लिए अभी पाकिस्तान को शायद कुछ और करना पड़ेगा। और लास्टली IMF का जो मिशन पाकिस्तान आना था, कल डार साहब ने कहा कि अभी उसकी तारीखें जो है वो तय नहीं हुई, तो कुछ उधर से भी अभी थोड़ी सी ताखीर है। और मेरा ख्याल में उसका बहुत हद तक दारोमदार इस पर भी होगा कि जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सियासी बेयकीनी है कि अगर इमरान खान साहब ने कल जैसे कहा कि जैसे ही वो सेहतमंद होंगे एक दफा फिर वो इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करेंगे, तो क्या ऐसी सूरत में IMF का जो वफ्द है वो पाकिस्तान आएगा? ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और दूसरा, चीन की तो हमने बात की ही, सऊदी अरब की तरफ भी पाकिस्तान देख रहा है कि इस मुश्किल मुआशी सूरत हाल में वो पाकिस्तान की मदद करे। तो ये कहा जा रहा है कि सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान इसी माह उनका दौरा मुतवक्के है पाकिस्तान का। इस दौरे से पाकिस्तान को क्या उम्मीदें हैं? ब्रेक के बाद उस पर बात करेंगे। जी, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले जिक्र कर रहे थे कि चीन ने किसी हद तक पाकिस्तान को यह जमानत दी है कि जो पाकिस्तान के इस वक्त मुआशी मसाइल हैं उसको हल करने के लिए वो पाकिस्तान की मदद करेगा, और जो कर्जे इस साल हमने पाकिस्तान ने चीन को देने हैं उसको मौखर करने की दरख्वास्त किसी हद तक उन्होंने कबूल कर ली है। दूसरा, जब भी पाकिस्तान पर जो मुश्किल सूरत हाल आती है खास करके मुआशी मैदान में, तो हम सऊदी अरब की तरफ देखते हैं। तो इसी माह ये तवक्को की जा रही है कि सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान के दौरे पर आएंगे। तो शहबाज, इस दौरे से काफ़ी तवक्कुआत हैं पाकिस्तान को, और
बहुत सी बातें इस पर हो भी रही हैं, जैसे ब्रेक से पहले भी आप जिक्र कर रहे थे कि चीन और सऊदी अरब को मिला के कुछ 13 अरब डॉलर के पैकेज का हम तवक्को कर रहे हैं कि इस गवर्नमेंट को मिल जाए। तो सऊदी अरब ने पहले ही 3 अरब डॉलर जो रोल ओवर किया था, और फर्दर सुना है कि अब मजीद एडिशनल लोन लेने की बात हो रही है, ऑयल ऑन डेफर्ड पेमेंट की भी बात हो रही है, और इवन जो सबसे बड़ा जो इन्वेस्टमेंट की बात है कि जो रिफाइनरी गवादर में लगाने के हवाले से भी बात हो रही है। तो सबसे पहले मेरा अपना भी ख्याल है कि अभी भी ये जो विजिट है जो मैंने पहले रिपोर्ट किया था कि ऑन ट्रैक तो है, बट इट डिपेंड्स कि पाकिस्तान में क्या सिचुएशन रहती है। लेकिन गिवन पाकिस्तान की जो सिचुएशन है इकोनॉमिक, ये विजिट जो है ना हैज टू टेक प्लेस मेरे ख्याल में। इट हैज टू टेक प्लेस पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, आपका बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में भी। इसमें एक तो ये कि अभी तक की हम ये डेट चले बता देते हैं नाज़रीन को, अभी तक की जो टेंटेटिव तारीख तय पाई है दोनों ममालिक के दरमियान वो है 21 नवंबर की, और उसमें प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की ये ख्वाहिश है कि 21 नवंबर को मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान आए और एक रात के लिए वो पाकिस्तान में कम से कम स्टे करें। हो सकता है 2 दिन का विजिट हो जाए, अभी तो 1 दिन की बात चल रही है। एक चीज़ तो डेट के ऊपर क्लैरिटी है, लेकिन ये 3-4 चीज़ों के ऊपर ये डिपेंड करता है। एक तो आपकी पॉलिटिकल सिचुएशन जो पाकिस्तान में चल रही है, वो दुनिया देखती है इसको। कोई भी जो हाई प्रोफाइल डिग्नेटरी होती है वो आप उसकी लाइफ को तो इंडेंजर में नहीं डाल सकते ना। तो एक मुल्क के अंदर एक स्टेबिलिटी होना जरूरी है, जिसकी कुछ मुझे उम्मीद इसलिए है कि खान साहब अभी उनका जो लॉन्ग मार्च था उसको उन्होंने पॉज किया हुआ है या ख़त्म कर दिया, वी डोंट नो। दूसरी इसके अंदर जो चीज़ है कि जो विजिट के दौरान पाकिस्तान की ख्वाहिश है कि कम से कम 6 मुआहदे जो हैं अहम, उनके ऊपर किसी बड़ी पेशरफ्त की वो उम्मीद कर रहे हैं। इसमें ऑन टॉप ऑफ द लिस्ट है वो है ऑयल रिफाइनरी का, जिसके ऊपर पॉलिटिकल कमिटमेंट फरवरी 2019 में आ गई थी कि 10 से 12 अरब डॉलर की जो है वो सऊदी अरब ऑयल रिफाइनरी पाकिस्तान में लगाएगा, और एक उम्मीद ये थी कि ये अब इसके ऊपर कोई ना कोई एग्रीमेंट साइन हो जाएगा, लेकिन चीजें प्रोग्रेस नहीं कर रही। मेरे ज़राए के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने एक पाकिस्तानी डेलीगेशन को सऊदी अरब भेजने की मंजूरी दी थी 1 नवंबर से लेकर 5 नवंबर तक, और इसको लीड कर रहा था डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब ने। वो जो विजिट है वो पोस्टपोन हो गया है, और ये दूसरी दफा पोस्टपोन हुआ है। मुसद्दिक मलिक साहब से मेरी बात हुई थी 3 दिन पहले, बल्कि कल भी हुई थी उनसे। 3 दिन पहले जब मैं ये स्टोरी करने लगा था तो मैंने उनको कॉल किया। मुसद्दिक मलिक साहब जो थे वो उस वक्त थे यूएई में, और उन्होंने कहा जी कि हमने बिल्कुल जाना था, लेकिन यहाँ पे मेरी कुछ उनके सऊदी हुकाम यहाँ पे यूएई में भी आए हुए थे, तो उनसे मेरी यहीं पे मुलाकातें हो गई। उन मुलाकातों की वजह से अब जाने की जरूरत नहीं पड़ी। वजीर है वो, उनका मौकिफ है, मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन एक काम जो आपने वहां जाके करना था सऊदी अरब में, तो वो आप यूएई बैठ के कर नहीं सकते थे। पार्शली हो सकता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, क्योंकि ये जो खलीजी ममालिक है आपको पता है पॉलिटिकल कमिटमेंट्स के ऊपर ज्यादा चलते हैं, उसके बाद हर चीज खुद ब खुद लाइन में आ जाती है। तो मुसद्दिक मलिक ने यह कहा कि मुझे हाईएस्ट लेवल पे पॉलिटिकल कमिटमेंट यहीं पर यूएई में बैठ के मिल गई है कि अरामको जो सऊदी कंपनी है और पाकिस्तानी जो कंपनीज ये ऑयल रिफाइनरी का मंसूबा लगाएंगी, और इसमें तो पहले वो जिक्र हो रहा था कि चीन भी शायद दिलचस्पी रखता है। वो चीज अभी नहीं प्रोग्रेस कर रही। वो ये था कि ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट की बात। अब इसमें 2-3 चीजें नाज़रीन को क्विकली बता देते हैं कि इसमें रुकावट क्या है। जो ऑयल रिफाइनरी लगनी है उसमें 2 बड़े इश्यूज आउटस्टैंडिंग है। मुसद्दिक मलिक साहब का ये कहना है कि उनकी कोशिश है कि 21 नवंबर से पहले ये दोनों जो इश्यूज है वो रिजॉल्व हो जाएं। कम से कम एक जो इशू है वो सबसे बड़ा वो ये है कि सऊदी अरब जो रेट ऑफ रिटर्न मांग रहा है अपना जो ऑयल रिफाइनरी का मंसूबा लगाने के लिए, वो उससे ज्यादा है जो पाकिस्तान की ख्वाहिश है सऊदी अरब को ऑफर करने की। तो इस हवाले से शायद पाकिस्तान और सऊदी अरब की जो हुकाम है उनकी मुलाकातें हो रही हैं, बट मुसद्दिक मलिक साहब ये फरमाते हैं कि हमने बहुत हद तक गैप कवर कर लिया है और कोशिश है कि ये सारी चीजें हो जाएं। लेकिन अभी इसमें जो मेरे जराए बता रहे हैं कि काफी चीजें अभी भी आउटस्टैंडिंग है। जब तक आउटस्टैंडिंग चीजें वो कवर नहीं हो जाती तब तक ऑयल रिफाइनरी पॉलिसी जो है वो उसके मुताबिक बनेगी, फिर उस पॉलिसी की वफाकी काबीना मंजूरी देगी। तो अभी तक वो ड्राफ्ट ऑयल पॉलिसी तो है, ऑयल रिफाइनरी पॉलिसी, लेकिन उसकी काबीना की मंजूरी नहीं है, और ये उस वक्त तक तय नहीं होगा जब तक इंसेंटिव पैकेज जो हमने सऊदी अरब को देना है ऑयल रिफाइनरी के ऊपर वो तय नहीं हो जाता। दूसरा उसका मसला ये है कि ऑयल रिफाइनरी लगेगी कहां पे? ये हब में लगेगी जो हुकूमत पाकिस्तान की ख्वाहिश है, या फिर गवादर में लगेगी जो कि सऊदी अरब की ख्वाहिश है? इसके ऊपर भी अभी चीजें तय पाना होना बाकी है, लेकिन कोई अभी टाइम है तकरीबन 2 हफ्ते का, तो हम उम्मीद करते हैं कि चीजें तय हो जाएंगी। एक और जो चीज, इसके 2-3 बड़ी चीजें जो पाकिस्तान चाह रहा है इस दौरे के दौरान हो जाए। एक नौशहरा मोटरवे में पाकिस्तान चाह रहा है कि सऊदी अरब की इन्वेस्टमेंट आ जाए। दूसरा, सऊदी अरब की यह ख्वाहिश है कि जो हमारी जो
रेको डे की है वहां पे माइनिंग फैसिलिटीज, वहां पे एक जो ब्लॉक है वो सऊदी अरब वो लेना चाह रहा है, वहां पे वो माइनिंग का मंसूबा लगाना चाह रहा है। अभी हुकूमत पाकिस्तान इसमें कुछ ज्यादा दिलचस्पी नहीं रखती। नौशहरा मोटरवे का हमने आपको बता दिया, एक अस्पताल का भी एक इफ्तिताह हो सकता है और एक व्हाइट ऑयल पाइपलाइन के ऊपर भी बात जारी है, लेकिन ये सारी चीजें अभी ब्यूरोक्रेटिक लेवल पे तय हो रही हैं। हतमी जब तय हो जाएंगी तो तब इंशाल्लाह हम इसके ऊपर भी बात करेंगे। ये सिग्निफिकेंट नेवरदलेस विजिट होगा। और चीन, सऊदी अरब की तो हमने बात की, तीसरा जो मुल्क यूएई, वो भी ज़ाहिर है कि पाकिस्तान को अक्सर मुश्किल जो हमारे मुआशी मामलात हैं उसमें मदद करता है। तो आज ही जो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा और जो यूएई के वज़ीर ख़ारजा हैं उनके दरमियान मुलाकात हुई है और यूएई से भी पाकिस्तान ये तवक्को कर रहा है कि वो पाकिस्तान में आके सरमायाकारी करें। कुछ शायद ऐसे प्लांट्स हैं कि वो ख़रीदें आके, तो क्या वो भी आइंदा आने वाले हफ्तों में या महीनों में मटेरियलाइज होगा, ये भी देखना होगा। यहाँ पे ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद तस्करा करेंगे कि जो एफबीआर को अब जो शॉर्टफॉल हो रहा है रेवेन्यू में, तो ये तस्करा हो रहा है कि कहीं एक और मिनी बजट ना लाना पड़ जाए। ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। जी, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। तस्करा करेंगे कि एफबीआर की रेवेन्यू कलेक्शन का। अब उसमें जो मामला, जो इशू आ रहा है कि कुछ जो कस्टम ड्यूटी की मद में कुछ शॉर्टफॉल देखने को मिल रही है। तो अब इशू ये है कि अगर ये शॉर्टफॉल बढ़ता रहेगा तो कहीं ऐसा ना हो कि एक मिनी बजट लाना पड़े ताकि इस शॉर्टफॉल को पूरा किया जा सके। तो शहबाज, ये क्या मौजरा है? क्योंकि पहले तो ये लग रहा था कि जो ओवरऑल हमने टारगेट एक सेट किया था इस माली साल का, वो हम पूरा कर लेंगे, और उस पर भी आईएमएफ हमसे खुश नहीं था, क्योंकि उनके ख्याल में अब जो इन्फ्लेशन का रेट है पाकिस्तान में, पहले 11.5% पे हमने तखमीने लगाए थे, वो बढ़कर तो काफ़ी ऊपर चला गया है। तो वो कह रहे हैं कि आप इसको भी रिवाइज करें, 600 अरब रुपए के मजीद इजाफी टैक्स इकट्ठे करें। अब ये जो मिनी बजट का क्या फिर मामला है कि दूसरी तरफ हमें जो कस्टम ड्यूटी है उसमें सुना है कि शॉर्टफॉल आ रहा है, तो फिर गवर्नमेंट के पास इस वक्त क्या तरीकाकार है कि ये शॉर्टफॉल को पूरा करें? वो तरीकाकार यही है मिनी बजट का, और इसके ऊपर ऑलरेडी काम शुरू हो चुका है। तो इसका बैकग्राउंड ये है कि पहले 3 माह में तो एफबीआर की जो रेवेन्यू कलेक्शन थी वो बड़ी अच्छी जा रही थी, बल्कि 4 माह का भी जो हदफ था 2144 अरब का, वो एफबीआर ने अचीव किया 5 अरब, बल्कि उसमें से उन्होंने एक्सीड किया। लेकिन जो 4 माह का हदफ हासिल हुआ उसमें इन्होंने जो पहले कुछ एक्सेस इनकी कलेक्शन थी उसकी वजह से वो अचीव हुआ। अक्टूबर में इन्होंने 534 अरब रुपया इकट्ठा करना था, हुआ 512 अरब रुपया, और सिर्फ अक्टूबर में ही 22 अरब रुपए का वहां पे शॉर्टफॉल आ गया। जो मेन जो शॉर्टफॉल आ रहा है, जिसका हम अपने पिछले कई सालों के प्रोग्राम में जिक्र भी करते रहे हैं, कि जो टैक्स कलेक्शन हो रही थी वो तो इंपोर्ट्स के ऊपर हो रही थी, एफबीआर तो कुछ भी नहीं कर रहा था। 52 to 53% पहले टैक्स कलेक्शन। मैं आपकी बात काट रहा हूं कि माजी में भी ये गवर्नमेंट भी करती है, जब भी वो टैक्स कलेक्शन हमेशा ज़ाहिर इंपोर्ट्स हमारी बढ़ रही थी तो अपने जो टारगेट से ज़्यादा ही होता था, तो उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और बाकी लोग मुबारकबाद के मैसेजेस किया करते। तो हम हमेशा कहते थे कि डेविल लाइज इन द डिटेल, कि जिस दिन आपकी इंपोर्ट्स कम होंगी आपकी जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो भी कम हो जाएगी। अब हमने इंपोर्ट्स पर पाबंदियां लगाई हैं तो आपका रेवेन्यू कम हो गया। देखिए, पहले होता था 53% ऑफ द टोटल कलेक्शन आपकी इंपोर्ट के ऊपर होती थी। अभी जो 4 माह में फिगर्स आए हैं वो कोई 45% पे आ गए हैं, और इस वक्त तकरीबन 41 अरब रुपए का शॉर्टफॉल जो है वो कस्टम ड्यूटीज का 4 माह के हदफ के अगेंस्ट ऑलरेडी आ चुका है। और जो कस्टम ने अपने इंटरनल असेसमेंट किया है कि इन्होंने इस साल इनको जो हदफ मिला था टोटल पूरे साल का 1150 अरब, उसमें से कम 100 अरब रुपए का शॉर्टफॉल आएगा। तो नाज़रीन, उस शॉर्टफॉल को पूरा करने के लिए अब एक प्लानिंग हो रही है। कल डार साहब से भी हमने जब पूछा मिनी बजट के ऊपर, उनका जी मिनी बजट आएगा तो हमारी अपनी रिक्वायरमेंट के ऊपर आएगा, हमें आईएमएफ ने नहीं कहा, आईएमएफ कहे या हुकूमत पाकिस्तान की ख्वाहिश हो, लेकिन मिनी बजट के ऊपर काम तो हो रहा है। और उसमें इस स्टेज के ऊपर सिर्फ अगर कस्टम वाली साइड पे जो प्रॉब्लम्स आ रही है, 2 अहम जो तजावीज़ हैं टैक्स की वो ज़ेरे गौर हैं। कस्टम की हद तक सिर्फ हम बात कर रहे हैं, जिसमें एक तो यह है कि जितनी भी इस वक्त इंपोर्ट्स हो रही हैं उसका तकरीबन 47% जो इंपोर्ट्स हैं पाकिस्तान की वो ड्यूटी फ्री है, उसके ऊपर कोई कस्टम ड्यूटी या एडिशनल कस्टम ड्यूटी नहीं लगी हुई। ये इसलिए होता है कि ज़्यादातर ये जो इंपोर्ट्स हैं ये इंपोर्ट्स हम करते हैं उस रॉ मटेरियल्स का, उससे फिर हम एक्सपोर्ट्स करते हैं फिनिश गुड्स या सेमी फिनिश गुड्स बना के। तो एक तजवीज़ ये है कि ये जो ड्यूटी फ्री इंपोर्ट्स हैं इनके ऊपर 2% तक एडिशनल कस्टम ड्यूटी लगा दी जाए। इसमें वो अशिया भी शामिल होंगी जो उसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो हम पाकिस्तान के चीन, श्रीलंका या मलेशिया के साथ हैं वो भी इसमें कवर्ड होंगी। दूसरी तजवीज़ ये है इसके साथ ही कि
जो एडिशनल कस्टम ड्यूटीज पहले ही लगी हुई है, जिनका रेट 1% से लेकर 7% तक है, उनमें मजीद 1% रेट इजाफा हर स्लैब के ऊपर कर दिया जाए। तो ये दोनों प्रपोजल्स मिला के कोई 60 अरब रुपए का प्रपोजल इस वक्त है एडिशनल कस्टम ड्यूटीज के जरिए मिनी बजट लाने का। इसके अलावा इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स की अगर कोई प्रपोजल्स होंगे तो इसके ओवर एंड अबव होंगे। हतमी फैसला अभी तक नहीं हुआ, वो फैसला डार साहब के लेवल पे होगा। कल एक काम जरूर ये हुआ था, हमने खबर की थी एक्सप्रेस ट्रिब्यून में कि 17% जीएसटी लगाया जा रहा है हाई ऑक्टेन जो ब्लेंडिंग कंपोनेंट है, जो अच्छी क्वालिटी का आपको पेट्रोल मिलता है उसके ऊपर। कल इसके हवाले से ईसीसी में एक समरी गई थी, डार साहब ने 17% जीएसटी लगाने की समरी उन्होंने मुस्तरद कर दी और उसकी जगह पे जो एचओबीसी के ऊपर इस वक्त पेट्रोलियम लेवी 30 रुपए फी लीटर थी उसको बढ़ाकर 50 रुपए फी लीटर कर दिया है। तो उसकी तरफ जो काम है मिनी बजट की तरफ वो शुरू हो चुका है। कामरान, इसके साथ रिलेटेड यह है कि जो पाकिस्तान की फिजिकल सिचुएशन अभी कोई इतनी हेल्दी प्रोग्रेस नहीं जा रही। हमारा एक और भी मसला आ रहा है कि आपको पता है कि जितनी डेट सर्विसिंग और डिफेंस के अखराजात हैं पाकिस्तान के, फिर तनख्वाहों के जो अखराजात हैं, बजट डेफिसिट जो है उसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। तो नाज़रीन, जो पहले नंबर्स आए 3 माह के कल वजारत खजाना ने जारी किए हैं, 1026 अरब रुपए का जो है वो वफाकी हुकूमत का बजट खसारा था। पहले 3 माह में जो आपकी जीडीपी है उसके हजम का कोई 1.3% ये बनता है। 1026 अरब रुपया कहीं ना कहीं से फिर उधार लेकर शामिल किया जाता है उसको, और फिर आपके जो अखराजात पूरे हो जाते हैं। इसमें जो सबसे अहम चीज वो ये है कि ये हुकूमत ने बहुत सारे अखराजात रोके हुए हैं, उसके बावजूद इतना जो खसारा हो रहा है उसकी सबसे बड़ी जो वजह है वो है हमारी जो कर्जों के ऊपर सूद की अदायगियां हैं। इस बात में सिर्फ 3 माह के अंदर 954 अरब रुपया हुकूमत पाकिस्तान ने कर्जों के ऊपर सूद की अदायगियां की हैं और इसमें पिछले साल के मुकाबले में 54% इजाफा है। दूसरा बड़ा खर्चा हमारा दिफा का होता है, इसके ऊपर भी कोई 313 अरब रुपए खर्च हुआ है। दिफा के बजट में से 20% इजाफा है पिछले साल के मुकाबले में। अगर आप दिफा और कर्जों के ऊपर सूद की अदायगियां ये 2 हेड्स को जमा कर लें तो 3 माह में इन 2 जो हेड्स थे इसके ऊपर जो टोटल हमारे खर्चे हैं उसका 64% हमने सिर्फ इन 2 जो हेड्स है उसके ऊपर खर्च किया है। इसके अलावा फिर जो तनख्वाहें हैं वो सिविलियन गवर्नमेंट की वो अपनी जगह पे है। इसके मुकाबले में अगर आप तरक्याती बजट देखें तो उसमें तकरीबन अच्छी खासी कटौती हुई है, कोई 48% की। उसको अगर पिछले साल के मुकाबले में देखें 75 अरब रुपया भी कामरान हम खर्च नहीं कर सके। और मेरे ख्याल में ये वो अदादो शुमार है क्योंकि हकायक तो झूठ नहीं बोलते, और अगर इस मुल्क के अंदर कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना आई और खुदा ना खास्ता ये वन आफ्टर द अदर बड़े बड़े डिजास्टर होते रहे तो ये मसाइल गंभीर से गंभीर तर होते जाएंगे और उसका नुकसान क्या होगा, हर पाकिस्तानी को फिर उसका नुकसान होगा। तो इसीलिए आई थिंक जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, तमाम जो सियासी जमातें हैं, तमाम जो बाकी फैसला साज हैं, उनको शायद मिल बैठ के कुछ वे आउट निकालना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज फिर हालात जब खराब होंगे तो किसी के पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। बहरहाल प्रोग्राम द रिव्यू से इतना ही। मुझे कामरान यूसुफ और शहबाज राना को अब इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।